उठाओ गांडी। ये क्या कमजोरी है? ये क्या बता रहे हो? ये हाथ पांव कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है, लड़ा नहीं जाएगा, मैं गांडी रख रहा हूँ, रथ में पीछे जाकर बैठ रहा हूँ, ये सब नहीं चलेगा। उठाओ गांडी और युद्ध करो। प्रतिपल जीवन युद्ध ही है, युद्ध तो करना ही करना है, युद्ध से पीछे कैसे हट सकते हैं? शत शत नमन आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे इतना समझ आना शुरू हुआ है कि मतलब गीता में स्थान, गीता को ज़िंदगी में लाने के लिए वो ज़िंदगी में आपकी उतरनी चाहिए, जीवन आपका गीता के अनुरूप होना चाहिए, तभी गीता समझ आती है। जैसे आपने मुझे 2-3 बार पिछले 2-3 माह से मार्गदर्शन कर रहे हैं आप मेरा, और सबसे पहले जब कोशिश की अपने रिश्तों को सुधारने की, ख़ासतौर पे अपनी पत्नी के साथ रिश्तों को सुधारने की, उसमें आपने बहुत मार्गदर्शन किया मेरा, और उससे मेरी समझ, मतलब जो आज तक एक थ्योरेटिकल एक समझ थी सिर्फ चीज़ों की, वो काफ़ी हद तक दिखना शुरू हुआ है कि जीवन में कैसे हो रही हैं चीज़ें। जैसे आपने समझाया कि रोल सही चुनना है, हमने जो अपना लाइफ का रोल है। अब उदाहरण के लिए जब आपने कहा था मुझे कि सिर्फ पति नहीं, गुरुपति बनना है धीरे-धीरे, और अब वही चीज़ मुझे मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, रिश्तों में बहुत मैं सँभल गया हूँ, समझ पा रहा हूँ चीज़ें, और अब मैं वो चीज़ अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी और उसमें सब में भी ले जाना चाहता हूँ। इस ज्ञान को जो आपसे सुना, जो आपसे लिया है और जो आपसे मार्गदर्शन मिल रहा है, ठीक है, उस समय चुनाव किया कि पत्नी आई, बच्चे आए, अब उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और एक नौकरी करनी है, घर को, क्योंकि बच्चों की स्कूल की फ़ीस है हर महीने की, वाइफ़ की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो लगता है कि हाँ, कि नौकरी करनी तो ज़रूरी है, एकदम से मैं इसको छोड़ के कोई और काम नहीं शुरू कर सकता। तो क्या जो मैं अपने लिए सोच रहा हूँ सही है, क्योंकि मैं वो एकदम से नहीं कर सकता, तो उसकी मुझे तैयारी धीरे-धीरे करनी है, साथ-साथ ये सब करते हुए, क्योंकि वो रोल सही चुनना ज़रूरी है। ज्ञान इतना समझ आ गया कि रोल सही चुनना ज़रूरी है, ज्ञान तभी जीवन में उतरेगा। तो वो रोल चुनने के लिए जो मैं चाहता हूँ चुनूँ अपने लिए, उसकी शुरुआत करने का तरीका मतलब इंस्टेंट तो मुझे नहीं दिख रहा। तो उसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे जाया जाए? इस सब, क्योंकि ये जो जीवन है, मतलब सिर्फ़ क्योंकि मुक्ति व्यक्तिगत नहीं, आपने ही समझाया है कई बार अब, और वो अब इस चीज़ को उस उतना नहीं समझते कि वो मेरी इस डिसीज़न को सपोर्ट करें कल को। और हमने अपने घर के खर्चे और सब कुछ इतना रखा हुआ है कि मुझे एक मिनिमम सपोर्ट अमाउंट चाहिए ही चाहिए महीने का। तो इसमें आपका थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए, एक पात्र है, मान लीजिए कोई ड्रम। उसमें छेद हैं कई। छेदों को मान लीजिए अभिव्यक्ति के द्वार। ठीक है। उसमें जब पानी भरता है तो पानी सबसे पहले किस छेद से बाहर आएगा? सबसे नीचे। जो सबसे सबसे नीचे है। या पानी इंतजार करेगा कि जब पूरा भर जाऊंगा तब एकदम ऊपर से ही छल छलाऊंगा? नहीं, पानी कहेगा जो रास्ता अभी उपलब्ध है अभिव्यक्ति का, मैं उस रास्ते का तो समुचित इस्तेमाल कर लूं। क्योंकि पानी पर एक दबाव है, पानी उस दबाव को अभिव्यक्त कर देना चाहता है। यही बात अध्यात्म में, प्रेम में होती है। जो रास्ता मिले उस रास्ते से अभिव्यक्त करते चलिए, और आगे बढ़ते रहेंगे, दूसरा रास्ता भी मिलेगा, तीसरा रास्ता भी मिलेगा, और जब पात्र पूरा भर जाएगा तो पानी मुंह से ही छलकने लगेगा। पात्र के मुंह से भी, आपके मुंह से भी। समझ में आ रही बात?
जो रास्ता उपलब्ध हो उस पर तेजी से आगे बढ़ो ना। कहीं कोई मिल गया बड़ा छेद, उसका पूरा मौका उठा लो, वहां जितनी अभिव्यक्ति कर सकते हो कर दो। कहीं कोई छोटा सा छेद मिलेगा सुई की नोक बराबर, तो उसमें से कितनी अभिव्यक्ति होगी, लेकिन जितनी हो सकती है वहां भी कर डालो। जहां जितना मौका मिलता हो उसका अधिकतम सदुपयोग करते चलो ना, और सदुपयोग करते चलोगे तो मौके मिलते चलेंगे। रास्ता सबको अपना अपना ही बनाना है, नीयत होनी चाहिए रास्ता बनाने की, और रास्ता शुरू ठीक वहीं से होता है जहां आप इसी पल खड़े हुए हैं। प्रतीक्षा की कोई बात नहीं है। अभिव्यक्ति के रास्ते अनंत हैं। तो वो आपको देखना है, जहां जैसे हो सके वहां वैसे चीजों को अभिव्यक्त करते चलिए। ठीक है, मैं आपको इसमें कोई बहुत स्पष्ट डेफिनेट उत्तर नहीं दे पाया हूं, और दिया जा भी नहीं सकता। इसमें तो बस मैं यही बता सकता हूं कि प्रतीक्षा नहीं करनी है, और छोटे से छोटा मौका भी गंवाना नहीं है। शायद उसमें बस एक ही शंका हमारे मन में रहती है, कहीं ना कहीं कि गलत, मतलब जो चुन रहा हूं वो गलत ना हो। शायद वो एक साहस की। नहीं, गलतियां तो होंगी, अभी भी होंगी, पर अभी की गलतियों में आपको इतना महत्व तो दिख गया कि उसकी वजह से आप सुधार की पूरी प्रक्रिया को स्थगित या बाधित करने के लिए तैयार हैं। और जीवन भर जब गलतियां करते रहे फर्राटे से, तब नहीं रुके। आप बात समझ रहे हो? एक आदमी है, वो गलत रास्ते पर 140 की गति से भगाता गया है, भगाता गया है, भगाता गया है, भगाता गया है। लाल बत्ती आए, गति अवरोधक आए, कुछ आए, वो 140 की गति से भगाता चला गया है। तब उसने ना रास्ते की परवाह करी, ना गाड़ी की परवाह करी, ना उचित अनुचित की परवाह करी। गति जबरदस्त रखी ताकि सही जगह से वो दूर से दूर निकल जाए गलत दिशा में। और अब जब बताया गया है कि भाई मुड़ो, यू टर्न, गलत गए थे, तो वो क्या कह रहा है? अब ना मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की गति से नहीं चलूंगा। क्यों? कहीं कोई गलती ना हो जाए। अरे जब 140 पे चल रहे थे वो भी गलत दिशा में, तब ये विचार किया था कहीं कोई गलती ना हो जाए। क्यों नहीं स्पीड बढ़ा रहे? अरे स्पीड ब्रेकर है ना सामने, कितना आगे है? अभी 2.5 किलोमीटर आगे है। तो अभी हम बहुत, देखिए आचार्य जी, हमने अतीत में बड़ी गलतियां की हैं, तो अब हम संभल संभल के कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये जो अब संभल संभल के बढ़ाना चाहते हो, देख नहीं रहे हो इसमें क्या आंतरिक चतुराई निहित है? गलत काम सुपरसोनिक गति से होगा, सही काम चींटी की चाल से होगा, और उसमें हम कहेंगे विवेक का तकाजा है। बड़े बूढ़ों ने समझाया है, हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी है। गलत काम में हड़बड़ी नहीं करनी है, और सही काम में सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक गति दिखानी है। और फिर गलती हो तो हो, और गलतियां तो होंगी ही, क्योंकि इंसान तो आप अभी भी लगभग वही हैं जो गलत दिशा में चल रहा था। तो किसने कह दिया कि अब आप गलतियां नहीं करेंगे? लेकिन ये गलतियां भी शुभ हैं। सही दिशा जाते हुए स्पीड ब्रेकर पर धड़ 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 चढ़ा दी गाड़ी, एकदम अंजर पंजर हिल गए, चलो कोई बात नहीं, दिशा तो सही थी। लेकिन हम सारी सावधानियां
सिर्फ सही काम करने में दिखाते हैं। कोई घटिया काम करना वो तत्काल होता है, हाँ चलो अभी, और यारों का बुलावा है, उठो चलते हैं, महोत्सव आना है, अभी हम विचार कर रहे हैं। जल्दी किस बात की है? जल्दी का काम शैतान का। सारी विजडम याद आ जाती है सही काम करते वक्त, और घटिया काम सब भड़बड़ा के होते हैं। ज्वालामुखी जैसे फूटा हो, वो नहीं देख रहा कि लावा किधर जा रहा है, इधर बह रहा है उधर बह रहा है, सब बढ़िया। और मैं पहले से ही कह रहा हूं गलतियां होंगी, लेकिन ये गलतियां भी बेहतर हैं उस दिशा से जिस दिशा में आप बिना गलती किए भगे जा रहे थे। सही दिशा में लुढ़कते पुढ़कते भी चले, ठोकरे खाटे भी चले, तो भी बेहतर है ना गलत दिशा में बड़ी सुगमता से गति करने से। और फिर एक बात बताइए, आपका उम्र भर का अभ्यास किस दिशा में जाने का है? गलत दिशा में जाने का। तो आप पारंगत किस दिशा में चलने के हो गए हैं? आप एकदम सिद्धस्थ हो चुके हैं, हाथ मंझ चुका है, पूरा पूरा अभ्यास है किस दिशा में जाने का। और सही दिशा में आप पहली पहली बार चल रहे हैं, तो गलतियों की संभावना किस दिशा में ज्यादा है, गलत दिशा में या सही दिशा में? लेकिन सही दिशा में जैसे ही गलती करोगे वैसे ही कहोगे उफ, हो गई ना चूक, ये काम करना ही नहीं चाहिए था, ये काम करना ही नहीं चाहिए था। अरे बाबा, काम सही हो या गलत, करने वाले तो आप ही हो ना। और आप जब उसको अभी नया ताजा कर रहे हो तो ठोकरे तो खाओगे ही खाओगे। गलत काम भी पहली पहली बार करते हो, उसमें भी ठोकर खाते हो। सही काम भी पहली बार कर रहे हो तो करता तो आप ही हो, वो उस हिसाब से नहीं होगा जैसे आप चाहते हो। भूल चूक उसमें होगी, लेकिन भूल चूक हुई नहीं कि हमें मिल गया बहाना, अरे देखो फंसा दिया, एकदम गड़बड़ कर दी। पहले सब ठीक चल रहा था, कहीं कोई बाधा विषाद नहीं आता था। अब देखो ये कौन सी पता नहीं सही राह बताई है, इसमें दिक्कत आ गई। सही राह में दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात में है कि आपको उस सही राह का कोई अनुभव नहीं है। वो आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। आप उस पर चलोगे तो लाजिमी है कि लड़खड़ाओगे। लड़खड़ाने को बहाना मत बना लेना। लड़खड़ाना तो एक तरीके से एंट्री टिकट है। जब एक्सप्रेसवे शुरू होता है तो आरंभ में ही क्या आ जाता है, कई बार टोल। तो लड़खड़ाहट वैसी ही है कि सही रास्ते पर चल रहे हो ना, तो आओ जरा पहले भुगतान करो। और भुगतान क्या है कि पहले ठोकर लगेगी, पहले चोट लगेगी। ये थोड़ी है कि गए वहां पर देखा, अरे टोल बूथ है, यू टर्न ले बेटा, घुसेड़ दे गांव वाली कच्ची गली में। आप में से कई लोगों में कुछ उत्साह का संचार हो गया होगा, जाएंगे कुछ आजमाएंगे, आजमाएंगे चोट लगेगी, चोट लगी कहेंगे भाग। हम भी किसके झांसे में आ गए। तो पहले ही आगाह कर रहा हूं, चोट तो लगेगी, उसमें राह की गलती नहीं है, उसमें आपके अनाड़ीपन का दोष है। जिंदगी भर आपने अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में चलाई है,
और आप बिल्कुल प्रवीण हो चुके हो उसमें, बैठ जाते हो, रिवर्स में गाड़ी चलाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होता, तुम दनादन देखते हो इधर रियर व्यू में और चलती जाती है गाड़ी। अब पहली बार आप प्रयोग करोगे गाड़ी सीधी चलाने का, लेकिन आदतें तो पुरानी ही है ना, तो गाड़ी चलाओगे तो सीधी, देखोगे अभी भी कहां, रियर व्यू में, और जाके भीड़ी भड़ाम। तो कहीं इनकी संस्था से ये उगाते हैं, ये जितना हमारा इसमें खर्चा आया है, आज तक पीछे देख करके चलाते थे, कोई भिड़ंत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मस्त चलते थे अपना। कहां की पट्टी पढ़ा दी कि सीधे चलाओ। अहंकार कहां मानता है उसका दोष है, कुछ भी हो जाए दोष किसी और का है। मैं तो नन्हा सा मुन्ना सा निर्दोष मासूम बेचारा। इसीलिए तो अंडरटेकिंग साइन कराते हैं कि यहां से जाने के बाद जो भी उपद्रव करोगे जिम्मेदारी तुम्हारी है, यहां मत चढ़ाना कि ये हो गया वो हो गया। आप में से जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स खेले हों वो भली भांति जानते हैं कितना मुश्किल होता है टेक्निक करेक्ट करना। भारत में आमतौर पे आप जब भी कुछ खेलना शुरू करते हैं बचपन में तो कोचिंग वगैरह उपलब्ध नहीं होती, वो आप यूं ही अपने गली मोहल्ले स्कूल में कुछ खेलने लग जाते हैं, क्रिकेट हो, टेनिस हो, कुछ भी हो, स्क्वाश हो, कुछ भी हो। तो आप ठीक से बल्ला भी नहीं पकड़ते या रैकेट नहीं पकड़ते, या आप बॉलर हो तो जैसा आपका बना वैसा आपका एक्शन हो जाता है, आप वैसे ही बॉलिंग करना शुरू कर देते हो। फिर एक स्तर पे आकर के आपको एक कोच मिलता है, और वो कोच आपको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जैसी आपने अपनी टेक्निक बना ली है उसके साथ आपका खेल अब आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी जो टेक्निक है उसके साथ आप एक तल तक आ सकते हो, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फिर आपको क्या चाहिए होता है, एक कोच। और कोच कहता है ये कैसे तुमने रैकेट पकड़ रखा है, ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं। और बहुत बहुत मुश्किल होता है रैकेट को सही तरीके से पकड़ना, क्योंकि आप 10 साल से गलत तरीके से पकड़ रहे थे। आगे की बात सुनिए, 10 साल तक गलत पकड़ के ही सही रैकेट को आपने कुछ महारत हासिल कर ली थी, आपका खेल एक तल पर आ गया था। अब कोच आता है, कोच कहता है रैकेट ऐसे नहीं पकड़ना, ग्रिप बदलो, ऐसे पकड़ो, और खड़े भी ऐसे नहीं होते, स्टांस बदलो अपना। आप पाते हो कि अचानक आपका खेल एकदम खराब हो गया है, गलत टेक्निक के साथ ही सही, लेकिन पहले आप कुछ लोगों को हरा लेते थे। अब जब आपकी टेक्निक ठीक की गई है तो आप उनसे भी हारने लग गए जिनको आप आसानी से हरा लेते थे। तो आप कोच के पास जाते हो, कहते हो भाड़ में जाए तुम्हारी टेक्निक, मुझे फायदा कहां हो रहा है, मैं तो उन लोगों से भी हारने लग गया जिनको पहले हरा लेता था। और ये निश्चित रूप से होता है, जब आप में सुधार लाया जाता है तो आरंभ में आपका जीवन और आप जिस तरह के परिणाम प्रदर्शित कर रहे होते हैं वो थोड़े खराब होते हैं। इसमें दोष कोच का नहीं है, इसमें दोष आपके जीवन के गलत अभ्यास का है जिसमें आपने महारत कर ली है। शरीर का एक हिस्सा है, कोई हाथ है, कोई पांव है, आपने बहुत दिन से उठाया नहीं, चोट लग गई थी, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आए, वो उठवाए, देखा कितना दर्द होता है। आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने मारा है? नहीं, उसके आने से ही तो दर्द हुआ, उसके आने से पहले दर्द था, वो अभी नहीं आया था। दर्द था, वो 11 बजे आया और उसने कुछ कराया और 11 बज के 10 मिनट पे हाय हाय बड़ा दर्द हो रहा है।
तो जरूर इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का ही दोष है, उसका दोष है। क्यों नहीं है दोष बताओ? 11 बजे तक कोई दर्द था? कोई दर्द नहीं था, बस हाथ ऐसे चिपका हुआ था, ऐसे। फिर उसने आकर के ऐसे हाथ उठा दिया और घुमा दिया और हाय हाय बड़ी पीड़ा। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट कोई क्यों ना ठीक कर दिया जाए बच्चों को। नाहक हमारी सुचारू चलती जिंदगी में दखल दे रहा है, परेशानियां पैदा कर रहा है। इतना दर्द खड़ा कर दिया कंधे में, पहले तो कोई दर्द था ही नहीं। जब भी आप में कोई सुधार लाया जाएगा, जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। ये चुनाव आपको करना है। आपका कंधा फंस गया है, आप ये बिल्कुल चुनाव कर सकते हैं कि जीवन भर अब उसको ऐसे ही लटकाए लटकाए घूमना है। दर्द नहीं होता उसमें, आप ऐसे चिपका लीजिए, बस वो आपका हाथ ऐसा हो गया जैसे अब लकवा मार गया है, वो अब किसी काम का नहीं है। आप बिल्कुल ये चुनाव कर सकते हैं कि आप एक मुर्दा जीवन जिएं, जैसे हाथ मुर्दा हो जाता है। और मुर्दा जीवन में कष्ट नहीं होता, क्योंकि कोई मुर्दा कभी रोता नहीं। कष्ट से बचने का ये अचूक तरीका है, जिंदगी को मुर्दा कर लो, फिर कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे कोई हिस्सा शरीर का जब काटा वगैरह जाता है तो उसको पहले सुन्न करते हैं, सर्जरी से पहले करते हैं ना, वैसे ही हम अपने मन को ही सुन्न कर लेते हैं, फिर कष्ट नहीं होता। तो एक तरीका यह है जीवन जीने का। जो दूसरा तरीका है उसमें कष्ट निश्चित रूप से होता है, लेकिन सुधार होता है। अब सारी बात इस पर आ जाती है कि आप में सुधार के लिए प्रेम कितना है। जितना आप में प्रेम होगा उतनी ही तबीयत से आप कष्ट को सह लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। सारी बात इसमें आती है कि आप में जिंदगी कितनी है, या आप मुर्दा होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हो। उसी जिंदगी को चेतना कहा जाता है। और फिर ये दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें जीना होता है, दूसरे जो मर जाने के लिए जी रहे होते हैं। इसको और साफ तरीके से कहूं तो कुछ ऐसे होते हैं जो जी रहे होते हैं ताकि अमर हो जाएं, और दूसरे जो जी रहे होते हैं प्रतीक्षा में कि मौत कब आ जाए। आप किस कोटि के हैं? अधिकांश लोग बस मौत के इंतजार में जी रहे होते हैं और घिसट रहे होते हैं, जीवन से घिसट रहे हैं। और प्रमाण यही है कि वो सुधरना नहीं चाहते। जीवन के प्रति आप में कुछ उत्साह होता, कुछ सम्मान होता, तो आप जीवन को और बेहतर से बेहतर बनाना चाहते ना, चाहे जो भी कीमत लगती, चाहे जो भी कष्ट सहना पड़ता। पर हम कहते हैं अब जिंदगी अगर निर्जीव बेजान मुर्दा सी है, रहे आए ऐसे ही, कष्ट नहीं सहेंगे। देखो क्या है, 20-40 साल जीना है फिर मर जाना है, काहे के लिए तकलीफ सहे? एक जीवंत आदमी की पहचान यही होती है, वो तकलीफों के लिए प्रस्तुत रहता है। बताओ और क्या करना है, बताओ। झेलेंगे, कष्ट बहुत होगा, झेलेंगे। पहले ही पता है कि सही रास्ते पर चलेंगे तो चोट लगेगी, ठोकर लगेगी, गलती होगी। सही रास्ते को हम जानते ही नहीं, नया है हमारे लिए, कोई पूर्व अनुभव नहीं, परेशानियां होंगी, पर बताओ करेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे तो जी किस लिए रहे हैं? खाने पीने, घर में झाड़ू देने और सो जाने के लिए। क्या किया? खाए पिए, घर में झाड़ू मारा, टीवी देखा, सो गए। एक दिन और बीत गया, बला टली। जीने के लिए अभी लगभग 3500 और दिन है। देखो बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसे ही करके एक एक दिन अभी हटाना है। तो जिंदगी फिर दुश्मन की तरह है जिससे किसी तरह से पीछा छुड़ाना है। काट दो इसको बस। 6 घंटे की नींद में काम चल सकता है, 12 घंटे सो, और जब उठो तो बोलो देखा 6 घंटे और हटा दिए ना। मर जाओगे ना तो कष्ट भी झेलने को नहीं मिलेगा। जितना कष्ट झेल सकते हो मरने से पहले झेल लो।
जब आखिरी सांस होगी ना, तब इस बात के लिए भी कल्पोगे कि यार थोड़ी तकलीफ ही दे दो, और कुछ नहीं तो। तब तकलीफ देने वाला भी कोई नहीं होगा। और जब तकलीफों से डरना छोड़ देते हो तो फिर उनमें मजा आने लगता है। आध्यात्मिक आनंद इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तकलीफों से अब हमें डर नहीं लगता, यही आनंद है। हार गए, पिट गए, कोई बात नहीं, रीढ़ नहीं टूटी है, दोबारा खड़े हो जाएंगे। क्या बुरा है, हार जाना है, मैदान में नहीं उतरना। इतना तो आपने पूछा भी नहीं था। नहीं आचार्य जी, इतना ज़रूरी था आईना, मतलब ऐसा लगा कि एकदम मिरर रख दिया गया सामने। और बहुत ही नालायक स्टूडेंट हैं कि आप ऐसे ही कोचिंग देते रहिए, मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। लगभग सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है कि जब आप बात करते हैं कि जूझ जाने में और रुक जाने में, जैसा कि कल भी आपने बोला कि इतनी हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और नहीं जूझते, नहीं उतरते मैदान में, तो वो इतनी वाली संभावना भी नहीं पता चलती। लेकिन एक और बात पे आप चेताते हैं, शायद अगर हम गलत नहीं समझे उसको, कि अगर विवेक की कमी तो है ही, कुछ अगर हमें सही बात पता चल गई है तो एक जुनून आने लगता है कि दौड़ पड़ेंगे, एकदम मैदान में उतर जाएंगे। और एक बार ही आपने एक सेंटेंस का यूज़ भी किया था कि माया के गढ़ में जाकर के चुनौती दे देते हैं हम लोग, तो फिर वो इतनी भी नहीं बचती है, फिर इतना बैकफायर होता है, उतना भी गिर जाते हैं। तो विवेक की कमी है, लेकिन उस मोमेंट पे डिसीजन भी लेना होता है कि कुछ तो करना है। तो वहाँ पर क्या प्रैक्टिस लगेगा या फिर दोनों बातें लगेंगी, देखो, बल्कि दो नहीं, 4 बातें लगेंगी। सबसे पहले तो जितना अभ्यास बढ़ा सकते हो बढ़ाओ जी। अभ्यास बढ़ाने के बाद भी गलतियां होंगी, उन गलतियों के लिए तैयार रहो। जी। क्रिकेट से उदाहरण देता हूँ, क्रिकेट देखते हो? जी जी। वो क्षण याद करो, एक लेग स्पिनर है, वो गेंद डाल रहा है और जो बल्लेबाज है वो उसको उछालकर मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। उस क्षण में उस बल्लेबाज के शरीर का तनाव समझो। उसे कितनी चीजों का ध्यान रखना है। एक छोर पे तो उसे 6 रन चाहिए, और दूसरा छोर ये है कि ठीक से नहीं लगा तो कैच होगा, और तीसरा छोर ये है कि बिल्कुल ही छूट गया तो स्टंप हो जाएगा। उसे कितनी चीजों का ख्याल रखना है। ऐसे खेलना होता है कि छक्का तो मारना है, पर ऐसे नहीं कि अंधाधुंध घुमा दिया। और ये भी नहीं है कि विकेट बचाने के लिए बल्ला ही नहीं घुमाया, बल्ला भी घुमाना है लेकिन विकेट भी बचाना है। जैसे ये बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल हो गया कि ये प्रतीत होता है जब ज़िंदगी में हम आते हैं कि कुछ भी रिलेटिवली बड़ा डिसीजन लेना होता है तो दिख नहीं रहा होता है आगे ये सब आने वाला है, बस दिख रहा होता है कि चुनौतियां हैं। तो अगर हम बस ये सोच करके कि ये सही है इस पर उतर जाएं, बिल्कुल बैकफायर भी होगा, तो बस हमें तैयार रहना है उसके लिए, क्योंकि बिल्कुल तैयार रहना है और अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग करना है। मैंने 2 बातें बोली, अधिकतम क्षमता का उपयोग करो, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए पता होना चाहिए कि अधिकतम क्षमता कितनी है। अधिकतम क्षमता कितनी है, इसको अच्छे समझ लो। जितना तुम सोचते हो तुम्हारी अधिकतम क्षमता है, उससे थोड़ी सी ज्यादा है, तो उससे ज्यादा नहीं है अभी। हाँ, जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा है। तो थोड़ा साहस दिखाना, लेकिन अंधे कुएं में नहीं कूद जाना है।
तो जितना सोचते हो उससे ज्यादा हो तुम, और उसका उपयोग करो, पूरा पूरा उपयोग करो। लेकिन जाकर के ट्रक के ही सामने खड़े हो जाओगे और कहोगे कि मैं अपना जितना वजन समझती हूँ उससे 600 गुना ज्यादा है तो मुझे नहीं कुछ होगा, ट्रक टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो, मंजिल तक पहुंचने के लिए दो बातें जरूरी होती हैं ना। पहली बात तो ये कि तुम चलो, और दूसरी बात ये कि दुर्घटना कम से कम हो। आप ये भी नहीं कर सकते कि दुर्घटना बचाने के लिए आपने अपनी चाल ही 10 की कर दी, कह रहे कि देखो मंजिल तो बहुत आवश्यक है, उस तक पहुंचना है, तो अपनी गति हम कर देंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। कब पहुंचोगे? जीवन अनंत है क्या? पहुंचने से पहले ही मर जाओगे। और ये भी नहीं कर सकते कि अपनी क्षमता का बिल्कुल पता नहीं, नया नया स्टीयरिंग हाथ में आया है और भगा दी गाड़ी और फुटवा लिया सर। तो मैं एक तरफ तो उत्साहित करता हूं और दूसरी तरफ सावधान भी करता हूं। ठीक वैसे ही जैसे वो जो बल्लेबाज छक्का मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, उसमें एक और तो उत्साह होता है, दूसरी ओर पूरी पूरी सावधानी। उसे बहुत ऊंची उछाल के मारनी है, स्टैंड्स में पहुंच जाए इतनी मारनी है, लेकिन उसको यह भी पता है कि इसी क्षण उसका विकेट भी जा सकता है। लेकिन होते हैं बल्लेबाज, वो एक ही पारी में 5-5 छक्के मार देते हैं, 10 भी मारे हुए हैं। और ऐसे भी होते हैं जो पहली बार बल्ला घुमाते हैं और खेल खत्म। जैसे अध्यात्म की शुरुआत में ये विवेक ही है जो इसमें सहायता करता है कि आपको सावधानी रखनी है। इतना विवेक नहीं है, तो बस यही है कि ध्यान रखते रहें कि एक ये भी संभावना रखें कि शायद ये एक्सट्रीम में जा रहा है और जितना तुम कर सकते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा करो। जी, जी। कोई जरूरत नहीं है कि क्रीज छोड़ के एकदम आगे निकल गए और बीच में खड़े हो गए। इतना तो कर सकते हो कि क्रीज में खड़े खड़े ही थोड़ा ज्यादा कोशिश कर ले। हाँ, बॉल गई है, लग रहा है 1 रन आसानी से होगा, थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ करके क्या उसको 2 बना सकते हैं? थोड़ा सा अतिरिक्त कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।